बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर बात करें तो सिर्फ दो ही डिबेट्स चल रही हैं। सबसे पहली ये कि इमरान खान साहब असेंबलीज तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, और दूसरी डिबेट ये कि भाई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अब ये दोनों डिबेट्स अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान की सलामती से जुड़ी हैं। ख़ास तौर पर इस मुल्क को पॉलिटिकली डीस्टेबलाइज करने वाले शख्सियत इमरान खान साहब जो हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि जब तक सियासी इस्तेहकाम यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक मौशी इस्तेहकाम यानी इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आएगी। अब अगर इस जुमले को हम सुने, इमरान खान साहब के ही मुंह से सुने, तो ऐसा लगता है कि भाई इमरान खान साहब जो कि लगातार इस कोशिश में है कि मुल्क को पॉलिटिकली डीस्टेबलाइज किया जाए, वो कैसे पाकिस्तान की सलामती के साथ ये खिलवाड़ कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब बज़िद हैं कि वो पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज़ को तोड़ना चाहते हैं। कब तोड़ना चाहते हैं उसकी हतमी तौर पर तारीख की अनाउंसमेंट नहीं आई है। बस यही सर पर एक तलवार लटकाई जा रही है पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल आपकी गवर्नमेंट है कि भाई अगर आपने मुझे इंतखाबात नहीं दिए और अगर इंतखाबात मेरे टाइम पर मेरी मांग के हिसाब से नहीं हुए तो मैं पाकिस्तान को पॉलिटिकली डीस्टेबलाइज करने का जो सिलसिला है उसको जारी रखूंगा, और इसके नतीजे में आप सब जानते हैं कि मौशी जो बदहाली है उसका सिलसिला जुकतू जारी रहेगा। एक और चीज़ कि क्या इस तरह की डिबेट उस मुल्क में सूट करती हैं जिस मुल्क में आपको ये खबरें मिले कि भाई फार्मास्यूटिकल, जी हाँ, फार्मा इंडस्ट्री जो है वो जो अपना खाम माल यानी रॉ मटेरियल इंडिया और चाइना से लेती है, अब उस इंडस्ट्री को पाकिस्तान के अंदर कोई अपना खाम माल देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको लग रहा है कि जो मुल्क है वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है। ऐसे में जब हमें फार्मास्यूटिकल की जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है उसको इतना बड़ा सेटबैक लगा है, ऐसे में हम क्या ये डिबेट करते हुए अच्छे भी लगते हैं कि भाई इस मुल्क में असेंबलियाँ टूटनी चाहिए कि नहीं टूटनी चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इमरान खान साहब की मर्जी से होने चाहिए या हुकूमत की मर्जी से होने चाहिए? ये वो तमाम सवालात हैं जिनको पर हम आज बहस करने की कोशिश करेंगे, इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल निसार खोड़ो साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी इब्राहिम खान साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। निसार खोड़ो साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सीनियरिटी के बेस के ऊपर भी आपका ताल्लुक एक ऐसी पोलिटिकल जमात से है जो कि इन सेंसिटिविटीज़ को, इन अहम मुद्दों को, इन अहम मामलात को समझता है। तो मैं आपसे इस चीज़ का आगाज़ करना चाहूँगी कि अब से थोड़ी देर पहले जब मैं इस शो के लिए आ रही थी तो मैं सुन रही थी मोहतरम प्राइम मिनिस्टर को, वो हमें ये बता रहे थे कि पाकिस्तान की सूरत हाल किस हद तक प्रॉब्लमेटिक है, किस हद तक जो है अलार्मिंग है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास 6.5 अरब डॉलर हैं, लेकिन अगले 6 माह के अंदर 30 अरब डॉलर जो है वो हमने कर्ज वापस करना है। अब प्राइम मिनिस्टर तो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई कहाँ से आएंगे इतने पैसे, वो किस तरह से अपने तमाम तर मामलात चलाएंगे। इसी को तो खोड़ो साहब डिफॉल्ट होना कहते हैं। तो आप मान क्यों नहीं लेते और अनाउंस क्यों नहीं कर देते कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? कोई मुल्क अगर ये अनाउंस कर दे कि मैं डिफॉल्ट हो गया हूं तो क्या सारे मसले हल हो जाएंगे? क्या मुल्क से इतनी ही गैर मोहब्बतनी दिखाएंगे कि अब जी डिक्लेयर कर दो कि जी हम डिफॉल्ट कर चुके, अब हमारी मदद को कोई ना आए? ये कोई भी प्राइम मिनिस्टर कह सकता है? इमरान खान कह सकता है, जरूर इमरान खान जरूर कह सकता है। जो थ्रेट किया जा रहा है, सियासत में थ्रेट किया जा रहा है, तुम्हें पता है इमरान खान के 2023 में इलेक्शन होने हैं, तुम बारहा कह रहे हो कि जब भी इलेक्शन कराओ जीतूंगा मैं ही। जब तुम्हारा इतना तुम पर यकीन है, लोगों पर यकीन है, तो फिर ये भौचाल पैदा क्यों कर रहे हो? फिर ये नई नई चीज़ें क्यों ला रहे हो सामने? या तो तुम पर एतमाद नहीं रहा, या तुम किसी के आसरे पे इलेक्शन कराना चाहते हो, या तो तुम फिर वही गैर जमूरा रवैया अख्तियार करना चाहते हैं जो तुमने 2018 में किया या 2002 में किया जब मुशर्रफ के तुम साथी थे। ये सारा बखेड़ा जो किया हुआ है वो तो खुद वो कर रहा है ना। या तो एक बात करो ना, तुम इस वक्त मुस्तफ़ी हो, तुम कौमी असेंबली में नहीं हो, तेरी पार्टी, आपकी पार्टी कौमी असेंबली में नहीं है। तुम जब हुकूमत में थे तो इलेक्शन और ये असेंबली अच्छी लगती थी। तुम बाहर निकले हो हुकूमत से
तो तुम कहते हो इससे तो बेहतर है कि पाकिस्तान पर एटम बम गिराया जाए, टूट जाएगा पाकिस्तान, एटमी ताकत खो जाएगी पाकिस्तान अगर मैं न हुआ। अभी तुम 6-8 महीने हो चुके हैं ना, कुछ नहीं टूटा हमारा, कोई मुल्क नहीं टूटा, कोई हमारी एटमी ताकत के नहीं आया। तुम अपना बखेड़ा करे जा रहे हो, तुम बोलते जाते हो, सोचते बात में हो। पहले बोलते हो, फिर गलतियां मानते हो, फिर कहते हो मेरे से गलती हो गई, मैंने फलां ये चीज़ की, मैंने फलां ये चीज़ की, मैंने फलां चीज़ की। जब तुम इतनी गलतियां गिनवा रहे हो अपने आप को भी और कौम को भी बता रहे हो, तो फिर मैं तुम पर एतबार क्यों करूं कि कल तुम पाकिस्तान के कोई पता नहीं जादू का चिराग ले आओगे और तुम ठीक कर दोगे। ये मुस्तफ़ी शुदा जमात है। मुस्तफ़ी शुदा जमात जलसे कर सकती है, भले कर सकती है, अपने आप को कैंपेन के लिहाज से भले तैयार कर सकती है, डिक्टेट नहीं कर सकती। डिक्टेट नहीं कर सकती सदर आरिफ अलवी को कि मेरी बीच में सुलह कराओ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह कराओ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह कराओ। ये सदर का रोल नहीं है। ये इमरान खान चाहते हैं जानबूझकर कि इस तरह की हरकतें जमहूरियत में हों। इनके कहने पे इलेक्शन क्यों कराएं? क्योंकि इन्होंने पूरे 3.25 साल पाकिस्तान को नुकसान ही दिया। आज उसकी स्टेटमेंट लगी पड़ी है कि हमने कर्जा लेके और इंटरेस्ट भरा। ये तो तुम करते रहे हो। तो तुम जो करते रहे हो अगर आज भी हो रहा है तो इसमें फर्क क्या है? और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या है? कौमी असेंबली में हमारी पोजीशन कंफर्टेबल है, हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी में बैठे हुए हैं। पंजाब में हमारी हुकूमत न सही, सिंध में कंफर्टेबल बैठे हैं। चलो केपी में हमारी हुकूमत न सही, बलूचिस्तान में चल रहा है सिलसिला। तो फिर मसला क्या है? सिर्फ तुम्हारे कहने से क्यों? तुम खुद, जब हम तुमसे कहते थे कि जल्दी इलेक्शन कराओ क्योंकि तुमने इक्तिसादी तौर पे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, तो तुम कहते थे कि 2023 तक इंतजार करो। अगर हम आज 2023 तक इंतजार की बात कर रहे हैं तो तुम्हें खार क्यों लग रही है? तुम्हें खार क्यों चढ़ रही है? क्या मसला क्या है? तुम भी नाकाम हुकूमत हो। अगर ये भी नाकाम हुकूमत हो रही है तो आवाम को फैसला करने दो। और जो जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं, और इमरान खान साहब तो ऑलरेडी कह चुके हैं ना, जैसे आपने भी कहा कि जी मुल्क दिवालिया हो चुका, लेकिन सिचुएशन तो अलार्मिंग है। आप इससे निपटेंगे कैसे? इससे पहले कि मैं पीटीआई के पास जाऊं, मुझे जरूर बताएं कि आप इससे निपटेंगे कैसे। व्हाट इज योर प्लान? मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि हमारा प्लान तो अपनी जगह पे जो है नाकारा है, अच्छा है, पाकिस्तान की बेहतरी में जरूर है। पाकिस्तान की आज ये कौमी हुकूमत है, कौमी, चारों सूबों के लोग यहाँ इस मौजूद में हैं, चारों पार्टियाँ, सारी पार्टियाँ इस हुकूमत में हैं। ये सुनहरी मौका है कौमी हुकूमत का, जिससे हमारा बिल्डअप हो रहा है कॉन्फिडेंस, दुनिया का बिल्डअप हो रहा है कॉन्फिडेंस। उसमें ये गड़बड़ कर रहा है। उसमें इमरान खान जो चीज़ कह रहा है सो कह रहा है। हम इंतज़ार, डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा। मुख्तलिफ टाइम पे कहा गया है कि जी हम डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहे हैं। आज हम FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर निकल चुके हैं। आज IMF से हो चुकी है कुछ न कुछ सेटलमेंट। आज दुनिया हमारी इस डिज़ास्टर के लिए मदद को आना चाहती है और आती रही है। दूसरे ममालिक हैं जो वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, फलां बैंक है, दूसरी बैंक है, कोई कुछ ग्रांट देता है। आज भी लिखी हुई है एशियन बैंक ने $55 मिलियन पता नहीं कितने दिए, जिसमें से $30 मिलियन ग्रांट है, बाकी कर्जा है। ये इस तरह के क्यों होता है? जब ये ग्रांट मिल रही है या कर्जा मिल रहा है तो ये कॉन्फिडेंस की बात है कि जी पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस छूटा नहीं है, टूटा नहीं है। हाँ, इस तरह की भौचाल पैदा करते वक्त पाकिस्तान को हो सकता है नुकसान पहुंच सके, लेकिन मेरे नज़र में भौचाल नहीं है। मेरे नज़र में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं है। ये खुद नहीं कर पाया आपने, जो उसने बड़के मारी थी मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, चढ़ाई करूंगा, खुद उससे भाग गया है। बहुत सी चीज़ों से यू टर्न करके भागता है। ये नहीं है वो, ये सिर्फ बोल देता है, उसके बाद उसको एहसास होता है कि मैंने गलत बोल लिया। आज अगर कौमी असेंबली की तहरील की बातें कर रहा है तो फिर खुद के क्यों कह रहे हैं? असद उमर साहब ने बयान दिया, हमारी पार्टी में इख्तलाफ है कि कोई कहता है कि डिसॉल्व करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। परवेज़ इलाही साहब ने कह दिया कि जी 3 महीने के लिए नहीं करनी चाहिए। परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान का हुक्म होगा तो यूं कर देंगे, लेकिन साथ ही PTI के एक मेंबर को वजीर बना लेते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे मैं नहीं समझता कि जी तहलील हो जाएगी, और तहलील करने वाले भी बाद में ये कहेगा कि मेरे से गलती हुई कि मैंने तहलील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया।
पहले भी असेंबलियों को गालियां देता था, अभी भी असेंबलियों से इस्तीफा देके असेंबलियों की बेइज्जती कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी अन्ना है, मुझे इक़्तिदार चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे इक़्तिदार चाहिए, चाहे मुझे अफवाज पाकिस्तान को इनवाइट करना पड़े तो कर दूंगा, ये करना पड़े तो कर दूंगा। खुद अपने अंदर जो बैठा हुआ है, अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए अटैक करता है, ठीक है, अपनी कमज़ोरियों को हटाने के लिए, छुपाने के लिए अटैक करता है। खोड़ा साहब, मैं वापस आती हूँ आपके पास डिस्कशन को आगे लेके जाने। सर मैं पीटीआई को शामिल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमें खान साहब ही बताते हैं, बार बार बताते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहा, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मौशी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो भाई आप क्यों पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं चाहते? क्यों बार बार आप ये कह रहे हैं कि आप असेंबलीज तोड़ देंगे, आपको इलेक्शंस चाहिए? पाकिस्तान पहले है कि इलेक्शंस पहले हैं? आप क्यों पॉलिटिकली ब्लैकमेल कर रहे हैं इस हुकूमत को? पाकिस्तान होगा तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, ये ब्लैकमेलिंग मत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि निसार खोड़ो साहब अभी बड़ी तफसील से बात कर रहे थे। पाकिस्तान होगा, एग्जैक्टली मेरा भी यही जवाब है कि पाकिस्तान होगा तो पॉलिटिक्स होगी। पिछले 7 महीने की इनकी परफॉर्मेंस उठा के देखें, इकोनॉमी को इन्होंने तबाह करके रख दिया है। 6% पे आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 1% से भी नीचे आ गई है। आपकी इंपोर्ट्स आपके सामने हैं कितनी हद तक चली गई हैं कि इनके पास अब पैसा देने के लिए नहीं है। आपके जो शिपमेंट्स हैं वो कराची पोर्ट पे पड़ी हुई हैं। एक्सपोर्ट्स आपकी डिक्लाइन कर गई हैं, आपकी रेमिटेंसेस डिक्लाइन कर गई हैं। आपका जो है इस मुल्क का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, हम 21 अरब डॉलर छोड़ के गए थे, वो ये अब 6-7 अरब पे लेके आ गए हैं। मजीद इससे ये किस तरह से ये चाह रहे हैं कि इस मुल्क को मकसद है कि ये हर तरह से उसकी एग्जिस्टेंस को, मुल्क की को दफना के उसके बाद ये राजी होंगे कि ये 13, अभी बता रहे थे कि ये 13 पार्टियां हमारी जो हैं वो नेशनल गवर्नमेंट। ओ भाई, आपकी ये नेशनल गवर्नमेंट है। एक शख्स आपके 8 हल्कों में अकेला खड़ा होता है, लोगों को पता है कि उसने असेंबली में भी नहीं जाना और उनको कोई मफाद भी नहीं दे सकता। उसके बाद वो जो है थपेड़े से जो है 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपको हरा के और वो सीटें निकाल जाता है पूरे पाकिस्तान में। तो ये किस हवाले तो फायदा क्या हुआ इब्राहिम खान साहब? 8 सीटें निकाल के भी जाना तो एक ही सीट पर है ना पार्लियामेंट में, और खैर आप तो उस सीट पर भी नहीं जा रहे, तो फायदा क्या हुआ? इस एक्सरसाइज का भी क्या फायदा हुआ? नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि लोगों को फैसला करने दें, पाकिस्तान के लोगों को ये फैसला करने दें कि वो किसको जो है लेके आना चाह रहे हैं। और ये अवाम का फैसला जो है वो जिसको लेके आएंगे, डेमोक्रेसी उसी को कहते हैं कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो यहाँ पे जो इस वक्त फाशिज्म की इंतहा हुई है, आपका बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन आपका सस्पेंडेड है। आप जिसको जो मर्जी उठा के ले जाए, पकड़ जाए, धकड़ जाए, जिसको मर्जी। सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट कहाँ है? मुझे बताएं। एक अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के जो है मेंबर को उठा के ले जाके नंगा करके मारा जाता है कि आपने एक ग्रेड 22 अफसर के खिलाफ। हाईली कंडेमेबल इब्राहिम खान साहब, लेकिन ये सब बातें आप कर रहे हैं। आप जिन्होंने वॉलंटरली पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया, आप कर रहे हैं ये सब बातें, जिन्होंने खुद सिर्फ अपने लीडर के कहने पर। सर आपने तो इलेक्शन लड़ा है, आपको तो वोट पड़े हैं, आप रिजर्व सीट्स पर नहीं हैं, आपका पूरा हल्का आपकी तरफ देख रहा है। ये सारी बातें आप कर रहे हैं सर। मैं बिल्कुल कर रहा हूं और मेरे लोग खुश हैं कि आपने जो है ये जो जेली इंपोर्टेड हुकूमत का जो फॉरेन इंट्रूजन से, फॉरेन इंटरफेरेंस से ये बनाई गई थी। हमें इसका पहले पता था कि इसके खदो खाल क्या हैं और ये करना क्या चाह रहे हैं मुल्क के साथ। इब्राहिम खान साहब, आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं। नहीं सर, इब्राहिम भाई एक मिनट। इमरान खान साहब इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया वापस ले चुके हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत तब थी जब अमेरिका ने साजिश की। लेकिन इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में ऑलरेडी कह दिया कि अमेरिका का कसूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से फैसिलिटेशन हुई, इसलिए अमेरिकी साजिश नहीं हुई, तो फिर इम्पोर्टेड हुकूमत भी नहीं हुई। ये रिवर्स हो गया बयान। आप पीछे चल रहे हैं, आप अपडेट करें थोड़ा सा। नॉट एट ऑल। ये बयान खान साहब ने कभी नहीं कहा कि ये इंटरफेरेंस नहीं हुई। खान साहब ने सिर्फ यही कहा है कि जो हो गया उसको पीछे डालें, आगे चलें।
ये कभी नहीं कहा कि फॉरेन, देखिए आपकी सलामती काउंसिल में जो है आपने क्लियर कट उसको एडमिट किया है कि फॉरेन इंटरवेंशन हुई है, और जिसके नतीजे में वो जो साइफर था, अगर वो साइफर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, अगर उस साइफर पे थ्रेट नहीं आई हुई थी, तो आपकी सलामती काउंसिल में 2 दफा हुई, अब शहबाज शरीफ के दौर में भी हुई, तो क्या उसको आपने एडमिट किया कि वाकई ये ऐसे हुआ है? अच्छा और इब्राहिम भाई, एक मिनट, नतीजे में ये इब्राहिम साहब गवर्नमेंट एक लाई मिनट, गई जी। एक मिनट देखिए ना, सर, सुप्रीमेसी ऑफ द, एक मिनट मेरी बात इब्राहिम साहब, एक सुन ले। मिनट, मुझे सवाल जी, करने का जी, थोड़ी सी जी। स्पेस दीजिए, मैं आप ही के साथ हूँ, डोंट वरी। आज मेरे पास सिर्फ आप दोनों ही गेस्ट है, पीपल्स पार्टी एंड ऑफ कोर्स पीटीआई, सो आई हैव एम्पल टाइम। आप दोनों हजरात को सफिशिएंट टाइम मिलेगा अपना मौक़िफ़ देने के लिए। लेकिन सर, अवाम की क्लैरिटी के लिए, और क्योंकि आप इंतखाबात लड़ते हैं, आप हल्के की सियासत करते हैं, सर अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बता दें, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है और इमरान खान साहब कहते हैं कि डिफॉल्ट हो गया है, क्या वाकई ऐसे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, आपको लगता है कि इमरान खान साहब को असेंबलियां तोड़नी चाहिए और इंतखाबात फौरी तौर पर होने चाहिए और आपको ब्लैकमेल करना चाहिए पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को? देखिए, मैं, आपने कहा है कि दिल पर हाथ रख के, मैं आपको हल्फन ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस और पाकिस्तान की बका की खातिर हम अपने खून का आखिरी कतरा तक देने के लिए तैयार हैं। हम इसी पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि जब तक मुल्क में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, उस वक्त तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। आप लोग जिस तरीके से आए हैं पूरी दुनिया को पता है, और उसके नतायज आपने 7 माह में जो है जो मईशत की हालत कर दी है, और जिस हालत में हम पहुंच चुके हैं, और वो पाकिस्तान को बचाने के लिए ही हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। वरना हमें कोई, देखें, आज इलेक्शन हो जाए 7 माह, अगर हमें इतना शौक हो इलेक्शन लड़के और एमएनए बन के और असेंबलियों में बैठने का, हमें, तो हम ये असेंबलियां छोड़ते क्यों? इसलिए छोड़ी है कि हम इस वारदात में, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश है, इसका हिस्सा नहीं बन सकते। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए। ब्रेक के बाद वापस आकर के नैब तरमीम और केपी के हेलीकॉप्टर तरमीम के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। दोनों पैनलिस्ट मेरे साथ बने होंगे। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर से। अस्सलाम वालेकुम, और आप देख रहे हैं सीधी बात बीर सलीम के साथ। और आज सीधी बात जोन में मेरे साथ बने हुए हैं इब्राहिम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एंड निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। निसार खोड़ो साहब, आई ऑनेस्टली डोंट हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। अपेरेंटली वो क्या कहते हैं, बादियों नज़र में, क्योंकि नैब तरमीम के हवाले से इमरान खान साहब ही सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको ये लगता है इमरान खान साहब को कि जो नैब तरमीम है ये अपने आप को आप लोगों ने खुद एक एनआरओ दिया है। इस हवाले से जो रिमार्क्स सामने आए हैं वो मैं आपको 2-3 रिमार्क्स पढ़ के सुना देती हूँ, और फिर आप इससे खुद फैसला करें कि आपने इस सिचुएशन से कैसे निपटना है, क्योंकि अदालत ऑफ कोर्स आपकी इंटेंशन को क्वेश्चन कर रही है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब फरमा रहे हैं कि तरमीम की नीयत ही ठीक ना हो तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं। जो सबसे अलार्मिंग चीज़ खोरो साहब आपके लिए है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम नामुकम्मल असेंबली ने की, पीटीआई के बगैर कौमी असेंबली नामुकम्मल है और हमें कोई कानून नहीं मिला कि नामुकम्मल असेंबली कानून साजी कर सकती है या नहीं। यानी कि जो अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो तो इस असेंबली को ही मुकम्मल नहीं मान रही है। ऐसे में जो आपने तरमीम की है और जो इसकी इंटेंशन है उसके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, ये तो तरमीम जो आपने की है ये तो सब खत्म हो जाएगी, लग तो यही रहा है इनके रिमार्क से। तो तब आप क्या करेंगे? माफ कीजिएगा, असेंबलियों में मेजॉरिटी के बेसिस पे फैसले होते हैं, दूसरे यूनानिमस होते हैं। यूनानिमस की जब बात हो तो अपोजिशन को कंसीडर करके और फिर कहा जाता है कि यूनानिमसली कोई बिल पास हुआ। ये नैब तरामीम जो पास हुई हैं, कौमी असेंबली से पास हुई हैं, उसमें अपोजिशन भी बैठी हुई थी और हुकूमती जमातें भी थी, हुकूमती मेंबरान भी थे। बजाते खुद हुकूमती मेंबरान मेजॉरिटी में हैं और जमहूरियत के फैसले मेजॉरिटी पे होते हैं, ये चीफ जस्टिस साहब को भी पता है। लेकिन अपोजिशन में बैठे हुए लोग थे जिनकी रुकनियत ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने हो सकता है अपनी पार्टी से इख्तलाफ किया हो, लेकिन आए हैं, वहाँ जीडीए भी बैठी है और दूसरी पीटीआई के मुनहरफीन भी बैठे हैं, तो अपोजिशन भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है।
जब ये दोनों चीज़ें मौजूद हों और कोई तरमीम पास हो जाती है तो उस पर ये नहीं ऑब्जर्वेशन देनी चाहिए कि असेंबली इनकम्प्लीट है। मैंने नहीं कहा था इमरान खान को कि वो इस्तीफा दे के चला जाए, हम भी तो उसकी गालियां सुनने के लिए बैठते थे अपोजिशन में। उसको किसने रोका था अपोजिशन में बैठने से? वो उन्होंने असेंबली की बेइज्जती क्यों की? इलेक्शन तो इलेक्शन थे, 2018 के इलेक्शन उन्होंने भी माने, हमने भी माने, हमें शिकायतें उनको भी शिकायतें, लेकिन फिर भी बैठे तो सही। फिर भी वजीर आजम बने, लीडर ऑफ अपोजिशन बने, वज़रा बने, सब बने। तो जब असेंबली को माना गया है 2018 की, तो फिर ये बातें मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है कि असेंबली के लिए कहा जाए। जो पार्लियामेंट अपने आप को सुप्रीम समझती है उस पर ये अगर ऑब्जर्वेशन न दी जाए तो बेहतर है। मेरा जवाब एक तो इसमें ये है। तरामीम क्या हुई है? मोटी मोटी तरामीम तो ये हुई है कि जी लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, ये एक ऐसा जुमला है जो किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है, चाहे वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हो या ना हो, और फिर उसको पकड़ के 45 दिन के लिए रिमांड में अपने पास रख लो। ये तो एमपीओ होता था मार्शलाई ज़माने में। मार्शलाई ज़माने में हर एक को 3 महीने के लिए अंदर कर दो। जनरल मुशर्रफ ने किया, जनरल ज़ियाउल हक ने किया, सिर्फ इल्ज़ाम लगाया और अंदर कर दिया। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इलेक्टेड नुमाइंदों को भी ऐसा किया गया, पॉलिटिकल लीडर्स को ऐसे किया गया। ये उसको काला कानून उस वक्त भी कहा जाता है, अब भी कह रहे हैं, हम आइंदा भी कहते रहेंगे। एक तो उसकी तरमीम हुई। लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स पर हमने ये शायद कुछ सोचा था कि दुनिया भी ये कहती है कि एवरीबडी इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। अब प्रूव कौन करता है गिल्टी? प्रोसिक्यूशन प्रूव करती है। हम तो अपने आप को वैसे ही गुनाहगार कहेंगे। तो ये ऑनेस्ट किस पे आ जाता है? प्रोसिक्यूशन पर आता है कि उसको गिल्टी साबित करो, अदरवाइज आई एम इनोसेंट। मैं मासूम हूं जब तक मुझ पर साबित ना हो जाए, मैं मुल्ज़िम हूं जब तक मुझे मुजरिम न कहा जाए। ये अगर तरामीम हुई हैं तो मैं समझता हूं कोई आदमी सवाए इमरान खान के, कोई आदमी कोर्ट के सामने नहीं गया कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। आज भी कोर्ट ने यह भी तो कहा है, कौन सा अवाम हमारे पास आया है कि नैब की तरामीम बहुत बुरी है? कोई आदमी नहीं आया इस तरह से। कोर्ट ने तो यह भी कहा है, ऑब्जर्वेशन तो मैंने भी पढ़ी है, चीफ जस्टिस साहब की भी पढ़ी है, तो दूसरों को भी पढ़ी है। लेकिन ये बात ऐसे, ये ऑब्जर्वेशन पर फैसला नहीं है, ये भी ऑब्जर्वेशन है, ये फैसला नहीं है। ये वो ट्रेंड है, ये वो ट्रेंड है जिसने ये सारा भूचाल पैदा करता है। आप जज को सुनना चाहिए, उसका फैसला जो लिखत में आए वो फैसला बहस में आना चाहिए। लेकिन बैठे बिठाए मैंने ऑब्जर्वेशन दे दी, ये तो ऐसे हुआ कि जैसे बैठे बिठाए मैंने किसी को कहा कि ये करप्ट है। अब वो क्या करप्ट हो गया? जब तक साबित नहीं है उसको करप्ट नहीं कहना चाहिए। इमरान खान 3.5 साल में बैठा हुआ था ना, बड़ी करप्शन 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 की बातें कर रहा था। किसी के ऊपर साबित किया उसने? एक केस भी साबित किया उसने? खुद माना कि मैं ये नहीं कर सका, खुद माना कि मैं नहीं कर सकता, फिर दूसरों को मुर्द इल्जाम क्यों ठहरा रहे हो? दूसरों को बदनाम क्यों कर रहे हो? उनकी फैमिली में भौचाल क्यों ला रहे हो? उसकी बीवी बच्चे उससे पूछने पे मजबूर क्यों हो जाते हैं कि तुम तो करप्ट हो? उसके मुंह से निकला तो बस आसमानी सहीफा हो गया। हम जब बोलते हैं तू घड़ी चोर है तो फिर कहता है मेरी घड़ी मेरी मर्जी, बेचूं ना बेचूं। बात क्या है? शीशे के घर में बैठ के दूसरे पर इल्जाम और पत्थर मारो, मत मारो, मत मारो। ये पाकिस्तान है जिसमें एक जमहूरियत बहुत कमजोर है। शुक्र ये करके बात हमने खोड़ो साहब, द्वार ये जो आपने गुजारे कहा है हैं। ना, शीशे के घर में रहकर पत्थर नहीं मारो, मैं यही चीज डायरेक्ट करना चाहूंगी इब्राहिम खान साहब के पास। प्लीज मेरे साथ जरा बने रहिए, जरा उनका रिस्पॉन्स सुन लीजिए। इब्राहिम खान साहब, यही जो बात खोड़ो साहब कर रहे हैं ना कि शीशे के घर में रह करके पत्थर, मुझे सर अलाउ कर दीजिए सिर्फ अपना क्वेश्चन एस्टैब्लिश करना। वो इसलिए क्योंकि मुझे सिर्फ आपसे नैब तरमीम के हवाले से बात नहीं करनी है। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं इसके खिलाफ, और इमरान खान साहब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस नैब तरमीम के खिलाफ, तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं कौमी असेंबली की इंटेंशन पर। यानी हर पार्लियामेंटेरियन जो इस टाइम पर नेशनल असेंबली में बैठा है, जिसने ये तरमीम की है, इमरान खान साहब उसकी नीयत पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सर फिर क्वेश्चन इमरान खान और उनकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नीयत पर भी होगा, क्योंकि जो केपी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर वाले मामले में किया है ना कानून साजी,
वो भी मुल्क में उसकी कई मिसाल नहीं मिलती, मुल्क में क्या पूरी दुनिया में कई मिसाल नहीं मिलती। आप लोगों के ऊपर नैब का केस हुआ है भाई, 9 करोड़ रुपए पाकिस्तान की आवाम के टैक्स केयर के पैसे से आपने जमा कराने हैं इस हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल करने की मद में, जिसको आप लोगों ने, इमरान खान साहब ने रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया। आप यहां बैठकर मुस्कुरा रहे हैं जब खोड़ो साहब बात करते हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट में जा करके इस पर तुले हुए हैं कि आप इस कौमी असेंबली की इंटेंशन के ऊपर शक करें। सर अब आ जाइए, देखें, अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई थी तो उस दुनिया के बनाने में भी जज़ा और सज़ा का कानून रखा था। ये कौन सा पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं कि जिसमें जज़ा और सज़ा के कानून को ख़त्म करना चाह रहे हैं? एक दूसरा, उस पे ये अब वो जो इन्होंने तरामीम की हैं, खोड़ो साहब उसी को ही एलेबोरेट कर रहे थे उसमें। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, अगर इमरान खान इनसे नहीं पूछ सका उस दौरान, तो उसमें जो गुड कॉप और बैड कॉप खेलने वाले थे, जिन्होंने इनको फिर जाने भी दिया बाहर, इनको तो नहीं, इन वाले तो यहीं पे करदारी साहब भागे नहीं थे, वो जिनको भिजवाया गया था बाहर वो प्लेटलेट्स के मसलों पे, जो अपना खोड़ो साहब मैं आ रही हूँ आपके पास, प्लीज लेट हिम नॉन लीग वाले, आती हूँ जी। नॉन लीग वाले जो यहाँ से प्लेटलेट्स का बहाना करके गए और अभी तक वापस नहीं आए। मैं सिर्फ ये पूछ चाहता हूँ खोड़ो साहब से कि आप सिर्फ मुझे ये बता दें, ये अरबों खरबों की जायदादें, मैं जरदारी साहब को 71 से उठा के उनका देख लें, उनका सारा सिलसिला भी देख लें, और अब पूरे कॉन्टिनेंट्स पे, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदाजे भी देख लें, इसी तरह नवाज शरीफ साहब के भी देख लें। अब सिस्टम ऑफ जो है ये अकाउंटेबिलिटी, उसमें अगर कोई ख़राबियां हैं तो उनको दुरुस्त किया जाए, अबॉलिश तो ना करें। आपने आते ही सबसे बड़ी अचीवमेंट यही एक की है कि आपने आते ही तमाम अपने केसेस ख़त्म करा लिए हैं, और वो सलमान शहबाज साहब भी जो हैं वो वापस तशरीफ़ ले आए हैं ना, अभी तक वो कोर्ट में पेश हुए। कभी पाकिस्तान की तारीख में, कभी, चलो दुनिया को तो छोड़ दें, पाकिस्तान की तारीख में कभी सुना है कि मुल्जिम जो है उसको बग़ैर ही बुलाए, बग़ैर ही सुने और उस पर जो इल्ज़ामात हैं उसके बग़ैर ही उसको जनाब प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाए, उसकी रिसेप्शन हो रही है, जनाब गवर्नमेंट की मशीनरी उसको वहाँ पे जाके रिसीव कर रही है। कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नज़र नहीं आ रहा मुल्क में, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट कहीं नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान में। अब ये बैठ के जो अपने NRO 1 हुआ, उसके बाद ये NRO 2 आ गया, उसमें भी मुशर्रफ ने तबाही ऐसी की कि कौम कंफ्यूज हुई थी कि ये हो क्या रहा है। जी, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमी स्टेबिलिटी हो, ये सारी की सारी जिम्मेदारी आपने खोड़ो साहब इनकी पार्टी पे, नून लीग पे डाल दी, यानी कि आप इसमें शामिल नहीं हैं। आप जो चाहे मर्जी करें, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को खराब करने के लिए जो चाहे मर्जी करें, आप नेशनल असेंबली के मेंबर्स के ऊपर, उनकी नीयत के ऊपर क्वेश्चन उठाने के लिए जो चाहे मर्जी करें, लेकिन जिम्मेदारी इनकी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इब्राहिम भाई। नहीं, आप ज़रा माइंड सेट को थोड़ा सा देख लें कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं तो उसको डिक्टेट कराया जा रहा है कि उनको ये रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट को हम बैठ के बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहना है, क्या नहीं कहना? अब अगर हमारा बहसियत पाकिस्तानी सिटीज़न, अगर इमरान खान गए हैं कोर्ट में और उन्होंने कि ये क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे, ये सारे जो है अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्क की सालमियत को इन्होंने दाव पे लगाया हुआ है, तो उस पे बैठ के भी एरोगेंस की इंतहा है कि जी उनको ये बात, कैसे उन्होंने ये बात कर दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। ये माइंड सेट है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और मिसाल देता हूं, पिछले दिनों जो सैलाब आया है, कितनी तबाही हुई है सिंध में। वो माइंडसेट कौन सा था? नहीं, मुझे उस माइंडसेट के बारे में बताया ना, जिसने खैबर पख्तूनख्वा हेलीकॉप्टर के हवाले से तरमीम की है, कि उसके अंदर तो माइंडसेट यही नजर आ रहा है कि आप लोग इमरान खान साहब को बचाना चाहते हैं, ताकि 2008 से ऑनवर्ड्स पता ही ना चले कि भाई हमसे कोई सवाल ना पूछे। सवाल नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल बहुत हो सकते हैं और हर बंदा जो है वो उसको जवाब देने का, चाहे प्राइम मिनिस्टर, आप बिल्कुल आप भी पढ़ के देखें, मैं भी देख लेता हूं, वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पढ़ी है, अगर हमने कोई ऐसा फैसला किया है जो खिलाफ, मैं इसलिए आपको जवाब दे रहा हूं
कि अगर हमारी किसी तरामीम में किसी को कोई उस पर इख्तलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे हम चले गए हैं, इनको भी कहें ना सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं अगर इख्तलाफात हैं तो आप जाके लेट कोर्ट टेक अ डिसीजन। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे फॉर द फाइनल सेगमेंट। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। मेरे साथ मौजूद है जी निसार खोड़ो साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इब्राहिम खान साहब रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। निसार खोड़ो साहब, मतलब सवाल मैं आपसे क्या करूं, मैं चाहूंगी कि आप सिर्फ रिस्पांस ही दें, क्योंकि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस मामले के ऊपर भी ये नरेशन बिल्डिंग कर रही है कि आप एरोगेंस दिखा रहे हैं, आप डिक्टेट कर रहे हैं कोर्ट को, आप सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर रहे हैं कि वो ये नहीं कह सकती। देखिए, बात सुने, ये दुनिया का उसूल है कि जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट। ये मैंने नहीं बनाया, दुनिया कहती है, किताबों में लिखा हुआ है। मैंने गुजारिश की कि ये लीड करता है, वकीलों को कहा जाता है ना कि जी आप लीड कर रहे हो विटनेस को। तो अगर जज साहब भी अगर कोई रिमार्क से दे देते हैं जो लीडिंग किस्म के हों, तो फिर क्या मैं बंदा यहां बैठ के क्या कहूं? मैंने इसमें कौन सा कसूर किया अगर मैंने कहा कि भाई बिल्डअप ऑब्जर्वेशन पे कमेंट देने पर क्या केस बनता है, तो फिर मैं केस करूं ही क्यों? रही बात सलमान शहबाज की, उनकी गैरहाजिरी में उसको हिफाजती जमानत दी गई। जमानत दी किसने? जजों ने। जजों के लिए क्या कहा जाता है कि वो इंडिपेंडेंट हैं, उनका सिस्टम बना हुआ है कि कौन जज हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। कोई वजीर आजम, कोई वजीर आला उनको नहीं निकाल सकता। जो आए हैं सो अपना टर्म पूरा करके जाएंगे। तो फिर ये पीटीआई जजों पर क्यों ये इल्जाम लगा रही कि वो भी बिके हुए हैं? ठीक, इनको अपनी बात समझ में नहीं आती क्या? इनको अपनी बात समझ में नहीं आती? ये क्यों चल के गए हैं अदलिया में? ये क्यों रोजाना अफवाज पाकिस्तान और अदलिया को कहते रहे कि अपना रोल अदा करो? क्या रोल अदा करे? अदलिया तो इंटरप्रिटेशन करती है कॉन्स्टिट्यूशन की। पावर अदलिया को पार्लियामेंट से मिलता है, उसकी इंटरप्रिटेशन करती है। उस पर किसी के गलत हो जाए तो ठीक है, सही हो। पॉइंट वेल टेकन, थैंक यू वेरी मच। शो का वक्त भी आज खत्म हो गया है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। सी यू ऑल टुमारो।